नमस्ते साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मैंने कुछ समय से वीडियो डालने बंद कर दिए थे क्योंकि मुझे जितने लाइक और शेयर चाहिए उतने मिल नहीं रहे और मैं कोई पैसा नहीं ले रही हूँ, निःशुल्क आपकी सेवा कर रही हूँ। उसके बाद भी मुझे लाइक और शेयर प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। लेकिन सेकेंड ग्रेड के अंतर्गत कुछ अपना नया सिलेबस जुड़ चुका है। सेकेंड ग्रेड का सिलेबस आ चुका है जिसके अंतर्गत हमने जो मेहनत की थी, पाठों के सारे पाठ डाले थे 9th-10th के, वो सारी मेहनत बेकार चली गई। हालांकि कोई बात नहीं, आगे के जो लेखक परिचय वो तो काम में आएंगे से ही। आपको कभी लेखक परिचय देखना हो तो हम हमारे सिलेबस के अंतर्गत नई कहानियाँ जुड़ी हुई है। उसमें 3 कहानियाँ हैं। उसने कहा था तो पहले से ही थी। अभी नई 3 कहानियां जुड़ चुकी है। पूस की रात, पटाक्षेप नहीं होगा और उजाले के मुसाहिब। तो मैं यहाँ पर आपको तीनों कहानियां पढ़ाऊंगी और एक आपके उपन्यास नया जुड़ चुका है, उसको भी खून का टीका। लहरों का राजहंस पहले से ही था, खून का टीका नया जुड़ चुका है जो यादवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा रचित है। तो हम ये नए सिलेबस को कवर करेंगे यहाँ पर। अगर मुझे आपका लाइक और शेयर मिला तो मैं आगे भी आपको बहुत कुछ साहित्य वगैरह कराऊंगी। अगर नहीं मिला तो फिर मैं इसको कहानी और उपन्यास करा के वहीं पे बंद कर दूंगी। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप देख ही रहे होंगे, पूस की रात कहानी है जो प्रेमचंद के द्वारा रचित है। यह है प्रेमचंद जी, इनके द्वारा यह एक रचित कहानी है पूस की रात। इसका एक दृश्य यहाँ दिया गया है। ये पूस की रात का ही दृश्य है। यहाँ ये पूस का जो नायक है ना, नायक हल्कू, और इसका ये कुत्ता है जबरा, और ये आग को सेकते हुए दोनों को दर्शाया गया है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ पूस की रात। पूस क्या होता है? तो पूस है एक पोष का महीना जिसको पूस कहते हैं। पोष के महीने को, क्योंकि ग्रामीण भाषा की शब्दावली यहाँ प्रयुक्त की गई है इसलिए कुछ ऐसी शब्दावली है जो अपने को समझनी होगी। पूस की रात मतलब पोष की रात। और आप सभी जानते हैं माघ और पोष का महीना अत्यधिक ठंड वाला होता है। तो यहाँ पर प्रेमचंद ने एक किसान की व्यथा का वर्णन किया है कि किस तरह पोष के महीने में रात भर एक किसान है, वह खेत की रखवाली करता है और खेत में अनाज उगाता है बड़ी मेहनत से, ठंड को सहकर भी। और उसके पश्चात भी क्या होता है, जब अनाज पक के आ जाता है तो उस समय हमारे आज़ादी से पहले की यहाँ व्यथा का वर्णन किया गया है कि आज़ादी के पहले हमें क्या होता था, कर चुकाना होता था। और जो जमींदार लोग हैं वह फसल पकते ही घर पर कर के रूप में लेने आ जाते थे। उस समय जो किसान की मनोदशा होती है उसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। बड़ी ही भावुक और भावपूर्ण यहाँ कहानी का चित्रण है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पूस की रात कहानी जो है वो प्रेमचंद के द्वारा रचित है। तो यह 1930 में प्रकाशित हुई थी। और सर्वप्रथम यह कहाँ पर प्रकाशित हुई थी? तो माधुरी पत्रिका के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। ठीक है। इस कहानी के अंतर्गत कुल 4 दृश्यों का समावेश है। चारों दृश्य एकदम मस्त एक दूसरे के कहानी से जुड़े हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं कहानी का। कहानी का जो पहला दृश्य है वह शुरू होता है अपने हल्कू और उनकी पत्नी मुन्नी की बातचीत से। यहाँ पे शुरू होता है कि किस तरह जमींदार है वह कर लेने आता है और हल्कू और मुन्नी की क्या बातचीत होती है और दोनों के बीच में क्या चर्चा होती है। तो देखिए हम शुरू करते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है। सहना या कौन है? कर लेने वाला जमींदार। ठीक है। हल्कू ने अपनी स्त्री, उस हल्कू की स्त्री का क्या नाम था? मुन्नी। आपको याद रखना है हल्कू की पत्नी का क्या नाम था? मुन्नी। और मुन्नी और हल्कू किसकी बातें कर रहे हैं? सहना की बातें कर रहे हैं। तो हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं। किसी तरह गला तो छूटे, मतलब किसी तरह इसका पीछा छूट जाए कि लाओ जो पैसे अपनों ने अवेर के रखे हैं वो इसको चुका दे ताकि ये बार बार अपना जी नहीं खाए। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। हल्कू की जो पत्नी थी मुन्नी, वो सुबह सुबह का झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपये है ना? कितने रुपए थे याद रखना है? 3 रुपये। 3 ही रुपये हैं।
दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा। कम्बल मतलब यहाँ कंबल से तात्पर्य है, ग्रामीण भाषा में कम्बल शब्द का प्रयोग किया गया है कि कम्बल कहाँ से आएगा। वो कह रहे हैं कि आप इस को दे दोगे, सेहना को 3 रुपये दे दोगे तो हम जो कंबल लाने वाले हैं वो कहाँ से आएगा। क्योंकि मुन्नी कंबल क्यों खरीदना चाहती है, क्योंकि अपने पति की ठंड से रक्षा करने के लिए, क्योंकि उसका पति है वह जाड़े की रात में, फूस की रात में, रात को खेतों की रखवाली करने के लिए खेतों में सोता है। उस समय बहुत ठंड महसूस होती है, तो उसकी रक्षा करने के लिए कंबल खरीदने के लिए की तैयारी करती है, उसके लिए 3 रुपये अवेर के रखती है। माघ पूस की रात हार में किसे कटेगी, यानी यहाँ कह रहे हैं कि माघ पूस की रात है। हार मतलब यहाँ हार का मतलब बताया गया खेत से, किससे, खेत से, कि माघ पूस की रात है वह हार में कैसे कटेगी। कौन कह रहा है, मुन्नी कह रही है। किसको कह रही है, हल्कू को कह रही है। उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। कौन कह रहा है, मुन्नी कह रही है कि उस सेना को कह दो कि आपके जो 3 रुपये हैं वह हम फसल जब पकेगी तब दे देंगे, अभी हमारे पास नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, पूस सिर पर आ गया। हल्कू है ना, वो एक अनिश्चित दशा में खड़ा रहा अपनी पत्नी की बात को सुनकर, और सोच रहा है कि वास्तव में पूस मतलब पोष का महीना है, वह सिर पर आ गया है, मतलब ठंड है हमारे आ चुकी है। कंबल के बिना हार में यानी खेत में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता। वो मन ही मन विचार कर रहा है कि पूस की रात आ चुकी है, कंबल के बिना हाँ खेत में रात बितानी बड़ी मुश्किल है। मगर सहना मानेगा नहीं, गुड़किया जमावेगा, गालियां देगा। यानी वह कह रहा है कि सहना मानने वाला नहीं है, वह रोब जमाएगा, गालियां देगा। बला से झाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, सर्दी में मरेंगे, पर ये जो बला है इसकी गालियां कौन सुनेगा। ये जो बला है वो सिर से तो टल जाएगी, इसको रुपये देके इसको यहाँ से विदा कर दे। इसे कौन सोच रहा है, हल्कू सोच रहा है। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम बिल लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता है, स्त्री के समीप आ गया। यानी अंदर से भारी भरकम उसका जो शरीर है, डील मतलब शरीर लिए हुए वह अपनी स्त्री के समीप आता है, मुन्नी के समीप, और खुशामद करके बोला, दे दो, गला तो छूटे, मतलब पीछा तो छूटे। कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। वह क्या कह रहा है, इसको पैसे दो, इसको यहाँ से रवाना करो, हम कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोच लेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेड़ती हुई बोली, मतलब आंखें निकालती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय। क्या कह रही है कि कोई दूसरा उपाय होने वाला नहीं है, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे। क्या कह रही है अपने पति को, हल्कू को, कि जरा सुनो तो कौन सा उपाय करेंगे। कोई खैरात दे देगा कम्बल, वो कह रहा है कोई भीख में कम्बल दे देगा क्या। न जान कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकते ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो और ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपये न दूंगी, न दूंगी। वह कह रही है कि ये कैसा है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद जो फसल हमारी पकती है वो हम जमींदार को चुका देते हैं। ऐसी मेहनत हम क्यों करें। तो वो हल्कू को कह रही है, तुम ये खेती वेती छोड़ क्यों नहीं देते। इतनी मेहनत करते हो और मेहनत करने के बाद अपने हाथ तो कुछ लगता नहीं है, उपज पक के आती है और उसको कर के रूप में चुका देना पड़ता है। तो ऐसा काम हम क्यों करें, उससे तो हम मजदूरी करके ही अपना पेट भर लेंगे। कौन कह रहा है, मुन्नी कह रही है हल्कू को कि तुम ये खेती छोड़ दो, क्योंकि हम इतना मर मर के काम करते हैं और हमको हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। फिर वो क्या कह रही है, मैं रुपये न दूंगी, मतलब नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। हल्कू क्या कह रहा है, तुम रुपये नहीं दोगी तो मैं क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मुन्नी क्या कह रही है, क्यों गाली देगा वो, क्या उसका राज चलता है। खेती हमने की है, हमने अनाज पकाया, रुपया हमारा है, क्यों दे हम। मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहे ढीली पड़ गई। तनी हुई भौहे मतलब जब गुस्सा आता है तो हमारी भौहे क्या होती है, तन जाती है। तो जैसे ही
उसकी तनी हुई भौएं है, वह अपने पति की बात सुनकर कि क्या नहीं दोगे तो मैं गाली खाऊंगा, ये सुनते ही उसकी भौएं क्या होती है, ढीली पड़ जाती है। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था, क्योंकि हल्कू ने जो बात कही थी वह बिल्कुल सत्य थी। क्योंकि वो पैसा नहीं देता तो सहना उसे क्या देता, गाली देता, और हल्कू है वो गाली खाना नहीं चाहता था। उसने जाकर आले में पर से रुपये निकाले। हमारे पुराने ज़माने में जैसे अभी अलमारियाँ होती थी, उस समय आले हुआ करते थे, और आले में हम अपनी कोई भी सामग्री रख दिया करते थे। तो उसने जाकर क्या किया, मुन्नी ने जाकर आले में से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। यानी मुन्नी गई और आले में से 3 रुपये लिए और जाकर हल्कू के हाथ में उसने रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, यानी वो कह रहा है कि बस अब खेती नहीं करनी है, तुम छोड़ दो इस खेती को। मजूरी में सूख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की दोस्त तो न रहेगी। वो क्या कह रहा है, मजूरी, उसकी पत्नी कह रही है मजूरी में हमको एक वक्त की रोटी तो अच्छे से खाने को मिलेगी, किसी की दोस्त मतलब किसी की दादागिरी तो हम पे नहीं चलेगी जो कर मांगने चले आएंगे। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धोस। यानी वो क्या कह रहे हैं, ये ऐसी खेती से क्या मतलब कि पूरे समय हम मजूरी करके लाएं और बाद में उसे उन्हीं को जमींदारों को सौंप दें, ऐसा क्यों करें हम। हल्कू न रुपये लिए और इस तरह बाहर हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। हल्कू को ऐसा प्रतीत हो रहा था उस किसान को कि अपने मेहनत की पूंजी जो इकट्ठी की हुई थी वो किसी जमींदार के हाथों में सौंपना, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो अपना हृदय निकाल कर ही दे रहा हो। इतने दुखी मन से वह रुपये लेकर चला। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे हैं। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दबा जा रहा था। यानी उसको इतनी व्यथा हो रही थी अंदर ही अंदर, उसको इतना दुख महसूस हो रहा था, फिर भी क्या करे, वो रुपये तो उसको देने ही थे। तो यहाँ पर हमारा पहला दृश्य समाप्त होता है। यहाँ पर पहले दृश्य में प्रेमचंद जी ने हल्कू और मुन्नी की बातचीत का दृश्य यहाँ पर दिया है, जिसमें एक किसान की व्यथा का वर्णन किया है कि किस तरह जमींदार जब रुपये मांगने आता है सेना के रूप में, तब मुन्नी के द्वारा इकट्ठे किए गए 3 रुपये जो अपने पति के लिए कंबल खरीदने के लिए इकट्ठे किए थे, उसको जब देने पड़ रहे हैं तो उन दोनों को बहुत भीषण दर्द हो रहा है, यानी अत्यंत दर्द महसूस हो रहा है, और वह आपस में बातचीत करते हैं। उस बातचीत का यहाँ पूरा वर्णन किया गया है। बड़ा ही मार्मिक वर्णन है कि किस तरह किसान को अपनी कमाई हुई पूंजी जमींदार के हाथ में सौंपनी पड़ती है और उसको जो व्यथा होती है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब हमारे यहाँ पर दूसरा दृश्य शुरू होता है। पूस की अंधेरी रात, यानी पौष माह की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते, यानी पूस की रात इतनी ठंडी होती है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश के तारे भी ठिठुर रहे हो। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी घाड़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। यानी हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्ते हैं, उसकी छतरी बनाकर, है ना, बांस के खटोले पर अपनी पुरानी, बांस के खटोले यानी बांस का उन्होंने क्या किया था, बांस के पत्तों का एक खटोला, बांस का जो लकड़ी होती है उसका एक खटोला यानी खाट बना दिया था, और ऊख के पत्ते थे, उसकी एक छतरी बना दी थी। ऊख मतलब गन्ना होता है, उसकी छतरी बना दी थी, और उसके ऊपर घाड़े की चादर यानी एक झाड़ी चादर ओढ़कर वहां पड़ा हुआ था, और ठंड के मारे वह क्या कर रहा था, कांप रहा था। मतलब खेत पर वह एक खटोले पर एक पत्तों की छतरी बनाकर उसके नीचे उस ठंड में सोया पड़ा हुआ था, और वह क्या कर रहा था, ठंड के मारे कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा, यहाँ पर उसका साथी कौन है, संगी कुत्ता जबरा। जबरा यहाँ कुत्ते का नाम है। पेट में मुंह डाले सर्दी में कू कू कर रहा था, यानी उसका साथी जबरा वह भी ठंड के मारे अपने पेट में मुंह डाले, यानी जब हम ठंड लगती है तो हम सिकुड़ कर सो जाते हैं, वैसे वो सिकुड़ा हुआ पड़ा हुआ था और किसकी आवाज कर रहा था, कू कू की आवाज कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी, यानी न तो जबरे को नींद आ रही थी और न ही हल्कू को नींद आ रही थी। यानी दूसरे यहाँ पर हमारा
जो दृश्य है वह खेत पर ठंड की रात में रखवाली करते हुए हल्कू और उसके मित्र कुत्ता जबरा की बातचीत का वर्णन यहाँ पर पूरा किया गया है। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, यानी ठंड जब लगती है तो वो घुटना पूरा अपने गले तक ले जाके सिकुड़ के जब सो रहा होता है तब वह कहता है, चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, झाड़ा लगता है ना। वो अपने कुत्ते को कह रहा है कि जबरा, ठंड लग रही है ना, झाड़ा मतलब ठंड लग रही है ना। कहता तो था घर में पुआल पर लेट रह, तो यहाँ क्या लेने आए थे। वो कह रहा है, मैंने कहा था कि घर में सो जा, पुआल मतलब घास होती है उसके ऊपर सो जा, पर नहीं माना। यहाँ क्यों आया मेरे साथ, अब खाओ, ठंड में क्या मैं क्या करूं। अब कह रहा है, आया तो आया मेरे साथ, अब ठंड सहन कर, मैं भी क्या कर सकता हूँ। घर पे सोने के लिए कहा था, सोया तुमसे गया नहीं। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। वो कह रहा है, तुम क्या जानते थे मैं यहाँ खेत में हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। वो गुस्से में कह रहा है कि मेरे साथ आ गया, जैसे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े मेरे आगे आगे दौड़ पड़ा था, ले अब रो नानी को याद कर करके। यानी नानी माँ याद आ जाना मतलब बहुत कष्ट हो जाना होता है। जबरा ने पड़े पड़े दूम हिलाई। जबरा ने क्या किया, पड़े पड़े अपने दूम को हिलाई और अपनी कू को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। अब क्या कह रहा है वो हल्कू कि कू बड़ा बड़ा कर रहा है, अब कल से मेरे साथ आना मत, नहीं तो और ज्यादा ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। यहाँ पर ग्रामीण भाषा का प्रयोग है, इसलिए गाली का प्रयोग किया है। यह मतलब यह रांड पछुआ मतलब रांड एक गाली का शब्द है। पछुआ मतलब पश्चिम दिशा से चलने वाली पवन को यहाँ पर पछुआ कहा गया है। यानी यह रांड पछुआ यानी ये ठंडी पश्चिम से आने वाली पवन न जाने कहाँ से बर्फ लिया आ रही है, यानी बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही है। कौन सी हवा, पछुआ हवा। आगे देखो, उठू फिर एक चिलम भरूं। फिर वह हल्कू उठता है, अपने चिलम को भरता है। किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका। वह कह रहा है, साली 8 चिलम पी चुका हूं, पर किसी तरह से ये रात तो कट नहीं रही है। ठीक है, किसी रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। वह क्या कह रहा है कि 8 चिलम पी चुका, रात कटी नहीं, यही खेती का मजा है कि खेती करो, मेहनत करो और अंतिम में जमींदार को लगान मतलब आज के जमाने में कर कहते हैं, उस समय लगान चुका दो। यानी वो कह रहा है कि ऐसी खेती करने का मजा क्या है कि पूरी समय मेहनत करो, रात में इस ठंड में ठिठुरो और सेना जैसे जमींदार लगान लेने के लिए आ जाएंगे और उनको लगान दे दो। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिसके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाज, कंबल, मसाल है, जाड़े का गुजर तो जाए। और वह किसको कह रहे हैं, उन जमींदारों को भगवान, जो रईसी लोग हैं उनको भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे पड़े हैं कि उनके पास झाड़ा कैसे आए, गर्मी भी घबरा कर उनके पास से तो भाग जाए, क्योंकि वह क्या है, मोटे मोटे गद्दों पे सोते हैं, उनके पास कंबल होते हैं। मजाल है कि झाड़ा उनके पास भी मतलब सर्दी उनके पास से भी गुजर जाए। जगदीर की खूबी मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लटे। वह कह रहे हैं कि क्या किस्मत पाई है, ये हमारी किस्मत की खूबी है कि मंजूरी तो हम करते हैं, ठंड में हम मरते हैं और ठंड में मर मर के अनाज तो हम पकाते हैं और लगान हमसे वसूल कर मजा दूसरे लूटते हैं। या जमींदारों पर व्यंग किया गया है कि जमींदार लोग हमसे लगान लेकर हमारे पैसों से ऐश करते हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम इस गर्मी में, इस सर्दी में यहाँ पर खेतों में मर रहे हैं। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। जैसे ही हल्कू उठा, ठंड सहन नहीं हो रही थी, दोनों को नींद नहीं आ रही थी। हल्कू चिलम पी रहा था और उठकर बैठा और गड्ढे में से एक आग निकाली, जरा सी भी आग निकाली और चिलम भरी और जबरा भी उठकर पास में आकर बैठ गया। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, झाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। हल्कू ने अपने जबरा से पूछा, क्या चिलम पिएगा, ये चिलम से तो झाड़ा तो जाने वाला है नहीं, पर थोड़े मन को हमारी क्या मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। जबरा ने उनके मुंह की ओर प्रेम से छलकता हुआ आंखों से देखा। जबरा ने क्या किया, अपने मालिक हल्कू के सामने प्रेम भरी आंखों से उनके सामने देखा।
हल्कू आज और झाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब झाड़ा न लगेगा। हल्कू हल्कू क्या कह रहे हैं, आज के दिन झाड़ा खा ले, सर्दी सहन कर ले, कल से मैं तेरे लिए यहाँ पुआल एक घास आती है उसको बिछा दूंगा और उसी में घुस कर तू बैठ जाना, तेरे को जरा भी ठंड नहीं लगेगी। जबरा ने अपने पंजों उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। जबरा है अपने पंजों उसकी घुटनियों पर, यानी किसके, हल्कू की घुटनियों पर रख दिए और अपना पूरा मुंह किसके, हल्कू के पास ले गया और हल्कू को उस जबरे की गर्म सांसें महसूस होने लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा, पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा और कभी इस करवट लेटता कभी उस करवट, पर झाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। मतलब वो उसने सोने का बहुत प्रयास किया, उसने सोचा इस बार तो सो ही जाऊंगा, पर नींद नहीं आई। ठंड के मारे कभी इस करवट लेटता तो कभी इस करवट लेटता, पर झाड़ा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। जब किसी तर ना रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला दिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। यानी कुत्ते के मुंह से दुर्गंध आ रही थी, शरीर से, देह मतलब शरीर से दुर्गंध आ रही थी, फिर भी वह उसको अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसा बैठा था और ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जैसे उसको महीनों से यह सुख प्राप्त नहीं हुआ हो। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। जबरा को क्या लग रहा था, हल्कू की गोद में ही सारा स्वर्ग सिमट गया है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। यानी हल्कू अपने इस दीन दशा से आहत नहीं था, वह जबरे को अपनी गोद में लेकर उसके प्रति प्रेम का भाव प्रकट कर रहा था। जरा भी उसके प्रति घृणा का भाव उसके अंतर्गत नहीं था। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। यानी अचानक, सहसा मतलब अचानक, जबरा को किसी जानवर की आहट सुनाई दी और इस विशेष आत्मीयता ने उसे एक नई स्फूर्ति पैदा कर रही थी। जो हवा के ठंडे झोंके को तुच्छ समझती थी, वह झपट कर उठा और छपरी के बाहर आकर भूखने लगा। यानी जैसे उसको जानवर की आवाज सुनाई दी, ठंड सारी गायब हो गई, उसके शरीर में स्फूर्ति पैदा हो गई और उसको ठंड की जो झोंके थे वह भी तुच्छ से लगने लगे और वो झपट कर ऐसा उठा कि छपरी से बाहर आकर वह जोर जोर से भौंकने लगा। और भौंकते हुए, क्योंकि कुत्ता जो होता है वह किसी भी अन्य किसी कुत्ते को देखता है या अन्य किसी जानवर को देखता है वो भौंकने लगता है, उसी प्रकार जबरा भी भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुम कार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में यानी खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भुगता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। यानी वह जब उसको प्रतीत हुआ कि कोई जानवर आया, वो ऐसे भौंक रहा था, उसके मालिक ने उसको वापस बुलाया पुचका कर, पर वो वापस गया नहीं। वह कर्तव्य उसके हृदय में अरमान मतलब इच्छा की भांति उछल रहा था कि मुझे किसी भी तरह फसल बचानी है और हल्कू की मदद करनी है। यहाँ पर दूसरा दृश्य भी समाप्त होता है। यहाँ पर जबरा और हल्कू दोनों की बातचीत का वर्णन है, किस प्रकार पूस की रात में दोनों ठिठर रहे हैं और हल्कू चिलम पे चिलम पिए जा रहा है। 8 चिलम पी चुका है, उसके बाद भी फिर चिलम पी रहा है कि थोड़ी गर्मी महसूस हो जाए, पर किसी तरह गर्मी महसूस नहीं हो रही है। ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं, दोनों ही बड़े सोने का प्रयास करते हैं पर सो नहीं पाते हैं। वह कहता भी है हल्कू कि तू मेरे पीछे पीछे क्यों आया, कोई मैं पकवान खाने नहीं आया था, तू घर पे सोया रहता, पर मेरे पीछे आ गया। आज के दिन ठंड सहन कर ले, कल मैं तेरे को ठंड नहीं लगने दूंगा। इस प्रकार यहाँ पर कहानी के 2 दृश्य समाप्त होते हैं। तीसरा जो दृश्य है वह अपन कल पढ़ेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। 4 दृश्य की कहानी है, तीसरा और चौथा दृश्य हम कल पढ़ेंगे। 2 दृश्य आपको अच्छे से समझ में आए हों तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
यहाँ पर प्रेमचंद जी का मैंने परिचय नहीं दिया है, क्योंकि प्रेमचंद जी का परिचय बहुत जगह मिल जाता है। मेरे पढ़ाए हुए पाठों में भी प्रेमचंद जी का परिचय है, इसलिए मैं फालतू का ज़्यादा लंबा वीडियो करना नहीं चाहती थी। मेन उद्देश्य अपना कहानी का था, तो अपनों ने यहाँ पर कहानी को अच्छे से अपन ऐसी कहानी पढ़ेंगे कि आपको एक एक लाइन इसकी याद हो जाएगी, और कहीं से भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे। बड़ी मार्मिक कहानी है। किसान की मनोदशा का वर्णन हुआ है। 2 दृश्य समाप्त हो चुके हैं, जबरा और उन दोनों की बातचीत यहाँ चल रही है, और कोई जानवर आता है, जानवर की आहट सुनकर जबरा जोर जोर से भौंकने लगता है। यहाँ पर हमारा दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है, और आगे का तीसरा और चौथा दृश्य हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।